हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार 3S लाइफ सेफ अकेडमी बैंगलोर से। आज मैं एक वीडियो आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ ये बेसिकली ये IG2 जो न्यू सिलेबस इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नेबॉश का जो न्यू सिलेबस है उसके ऊपर जो IG2 प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के मार्फत आप सभी को काफी आइडिया मिलेगा हम IG2 प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, कैसे रेडी करना है और कैसे हम इसको सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। ओके नाउ अभी मैं आपको एक ओवरव्यू जो सिलेबस कंटेंट्स है जो यूनिट IG2 रिस्क असेसमेंट प्रैक्टिकल असेसमेंट जो नेबॉश का सिलेबस उसके हिसाब से टोटल कितने कंटेंट्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में एक थोड़ा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कैटेगरी एलिमेंट्स एंड कंटेंट्स हमने मेंशन किया यहाँ पे हेडिंग्स। और कैटेगरी 1 एलिमेंट 5 फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, कैटेगरी 2 एलिमेंट 6 मस्कुलेटरल हेल्थ, कैटेगरी 3 एलिमेंट 7 केमिकल एंड बायोलॉजिकल agents, category 4 elements 8 general workplace issues, category 5 element 9 work equipment, category 6 element 10 fire, category 7 element 11 electricity। अब मैं हर एक कैटेगरी को हर एक एलिमेंट्स को मैं आपको विस्तार से आगे मैं जानकारियां देता हूं। ओके अभी जो पहला कैटेगरी है आप इसको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इसके अंदर में क्या क्या बेसिकली कौन कौन से कंटेंट्स कवर किए जाते हैं, जिसके अंदर में नॉइज, वाइब्रेशंस, रेडिएशंस, मेंटल इल हेल्थ, वायलेंस एट वर्क, सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क। जो नेक्स्ट कैटेगरी है जो एलिमेंट 6 और ये जो है इसके अंदर मस्कुलेटरल हेल्थ आता है, जिसके अंदर में बेसिकली वर्क रिलेटेड अपर लिम्स डिसऑर्डर्स, मैनुअल हैंडलिंग और लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जिक्र की जाती है। थर्ड कैटेगरीज उसको हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं। उसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ रिस्क फ्रॉम द हजार्डस सब्सटेंसेस, असेसमेंट ऑफ हेल्थ रिस्क, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, कंट्रोल मेजर्स, स्पेसिफिक एजेंट्स। जो फोर्थ कैटेगरी है जनरल वर्कप्लेस इश्यूज, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो मैं आपको एलोबरेट कर रहा हूँ। हेल्थ, वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट, वर्किंग एट हाइट, safe working in confined space, lone working, slips and trips, safe movement of people and vehicle in the workplace, work related driving। जो कैटेगरीज 5 है जिसको हम वर्क इक्विपमेंट बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्क इक्विपमेंट, हैंड टूल्स एंड पोर्टेबल पावर टूल्स, मशीनरी हजार्ड्स, कंट्रोल मेजर्स ऑफ मशीनरी हजार्ड। सिक्स कैटेगरी जो IG2 दैट इज फायर, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं, फायर प्रिंसिपल, प्रिवेंटिंग फायर एंड फायर स्प्रेड, फायर अलार्म एंड फायर फाइटिंग, फायर इवैक्यूएशन। जो लास्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर में द हजार्ड्स एंड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी दी जाती है और उसके वेरियस कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात की जाती है। ओके दोस्तों, तो हमने अभी हमने क्या देखा कि IG2 जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स है उसके अंदर में 7 कैटेगरीज है और 7 एलिमेंट्स है। उस एलिमेंट्स के बारे में हमने हर एलिमेंट्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, कौन कौन से हजार्ड एरिया कवर होते हैं, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जो मेन जो क्रक्स है उसको समझना है और हमें आगे रिपोर्ट मेकिंग के लिए हमें बढ़ना है। रिपोर्ट मेकिंग के बढ़ने के लिए मैं आपको 2-3 यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ। जब भी आप IG2 प्रैक्टिकल रिपोर्ट बनाए तो उसके 3-4 पहलू हो सकते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसी कंपनी में आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। और जो आपके कलीग है, कोई आपके फ्रेंड्स कलीग होंगे जो किसी और कंपनी में काम कर रहे होंगे, उस कंपनी में भी आप उनसे एक प्री अपॉइंटमेंट लेके 1 या 2 दिनों का आप फैक्ट्री विजिट या कंपनी विजिट करके आप वहाँ उस कंपनी का रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। किसी और भी कंपनी का आप रिस्क असेसमेंट करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 1 या 2 दिन के लिए ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे कम चांस देती है। और द फोर्थ ऑप्शन विच कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, एज अ कोर्स प्रोवाइडर हम एक लर्निंग पार्टनर होने के नाते हम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने बहुत सारे कंपनीज में हम उनको भेजते हैं ताकि वो रिस्पेक्टिव कंपनी में जाके अपना रिस्क असेसमेंट कर सके सक्सेसफुली। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी रिस्क असेसमेंट को आप इसको बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना है, क्योंकि अगर आप इसको प्रैक्टिकली अगर आप ना करें, अगर इसको आप कहीं से कॉपी करते हैं, कहीं पे आप कुछ किसी कारण से अगर कॉपी पेस्ट हो जाती है तो उसमें आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपको जानकारी कम होगी और इसी कारण आपको आगे प्रैक्टिकली आपको काम करने के वक्त में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए और कभी भी एज ए नेबॉश ऑल्सो, नेबॉश डज नॉट प्रमोट सच doing something copying from your friends or something, and we also not promoting any such activities in our institution. So
we always emphasize to do your own actual and factual risk assessment wherever you wish to do it. Okay. Now risk assessment है उसके जो है एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स दिए जाते हैं जो आपको कोर्स प्रोवाइडर की तरफ से, जो नेबॉश की जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो प्रोवाइड की जाएगी। उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को आपको समझना है। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो स्लाइड्स जो मैं आपके स्क्रीन के सामने जो रखा हूँ उसको आप जो पहले समझिए। गाइडलाइंस फॉर मेकिंग अ रिस्क असेसमेंट, प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एज अंडर। ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, रिस्क असेसमेंट का जो टेम्पलेट है उसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? उसको पार्ट 1 के अंदर में क्या होता है? बैकग्राउंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिस्क असेसमेंट डन, ब्रीफ अबाउट द रिस्क असेसमेंट। जिस कंपनी में आप, जिस डिपार्टमेंट में आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उस कंपनी का बैकग्राउंड देना है, उस डिपार्टमेंट के बारे में बताना है और रीजन ऑफ डूइंग द रिस्क असेसमेंट। पार्ट 2 इट इज अ रिस्क असेसमेंट फॉर द मिनिमम 10 हज़ार्ड आउट ऑफ 7 कैटेगरीज। अभी आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग, अभी आपको कैटेगरीज तो समझ में आ गई होगी कि कैटेगरी मतलब और रेस्पेक्टिव कंटेंट्स एंड द एलिमेंट्स फ्रॉम द 5th एलिमेंट, 6th एलिमेंट, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उसको हम कैटेगरीज बोलते हैं। तो आउट ऑफ दिस 7 कैटेगरीज we have to, when we are making the reports, the practical assessment report, we have to take out all those, we have to consider all those categories and we take the risk assessment for minimum 10 hazards, minimum 10 hazard or more than 10 hazards. okay, आपको मैं आगे भी एक रिस्क असेसमेंट कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे। थर्ड पॉइंट है, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल असेसमेंट इज प्रायोरिटाइज 3 एक्शंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शंस। जो आपने रिस्क असेसमेंट बनाया या जो आपने बनाया होगा उसके अंदर में जो टॉप, जो विच इज़ द मोस्ट बर्निंग इशू और विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, सो उसको हम उसको लिस्ट आउट करेंगे, फर्स्ट 3 टॉप एक्शंस। ओके, और उसको जस्टिफाई भी करना, व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दैट 3 एज अ टॉप एक्शन फॉर द रिस्क असेसमेंट। एंड द फोर्थ इज द रिव्यू, चेक एंड कम्युनिकेट। सो ये वेरी इजी है, इसको हमने जो नेबॉश के हिसाब से एज पर द नेबॉश स्टैंडर्ड वी हैव टू फॉलो दिस, एंड इस स्टैंडर्ड को फॉलो कीजिए और इसको 4 पार्ट को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को अच्छे ढंग से आपको समझ और आगे रिपोर्ट मेकिंग के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए आप प्रोसीड कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस देखा रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए, उसके जो 4 पार्ट हमने देखे। अब हम जो है जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है उसके ऊपर जो है पार्ट 1 में जो बैकग्राउंड है, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर में एक एरो मार्क दिया हो, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? दिस इज द पार्ट 1 एज ए बैकग्राउंड। और कुछ चीज़ों आपको यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ मस्ट फोकस ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे देखिए येलो शेडेड कलर में आपके लास्ट में ना सेंटेंस के लास्ट में लिखे होंगे इन ब्रैकेट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। सिमिलरली नीचे भी देखिए लास्ट में क्या लिखा, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 200 वर्ड्स। तो जब आप बैकग्राउंड लिखते हैं, जब किसी कंपनी का बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं तो कोशिश ये करना चाहिए जो मैक्सिमम 200 वर्ड्स में उसको ब्रीफिंग में एक बैकग्राउंड देना है, क्या कंपनी का नाम है, कंपनी क्या करती है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, इस तरह की आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है। और आपको रीजन ऑफ ब्रीफिंग अबाउट द पर्पस ऑफ द डूइंग द रिस्क असेसमेंट। तो ये आपको ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट का पहला पार्ट एज अ पार्ट 1, बैकग्राउंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द रिस्क असेसमेंट डन, ब्रीफ अबाउट द रिस्क असेसमेंट विल बी कंप्लीटेड। तो हमने पार्ट 1 हमने देखा। अब जो है पार्ट 2 क्या है? रिस्क असेसमेंट फॉर मिनिमम 10 हज़ार्ड आउट ऑफ 7 कैटेगरीज। सो हमने कैटेगरीज वगैरह सब समझ लिया। अब हम देखने हैं कैसे क्या क्या कैटेगरीज में क्या क्या हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हमने एरो मार्क किया हुआ है जहाँ पे यह पार्ट 2 लिखा हुआ है रिस्क असेसमेंट। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट का डिज़ाइन है। अब यहाँ पे देखिए नीचे में देखिए यहाँ पे एक कैटेगरीज आइडेंटिफाई किया गया, एरो मार्क में ग्रीन कलर में कैटेगरी लिखा हुआ। क्या, व्हाट इज द कैटेगरी? हजार्डस सब्सटेंस। और उस हजार्डस सब्सटेंस, व्हाट इज द रिस्क ड्यू टू दिस हजार्डस सब्सटेंसेस? यहाँ पे लिखा हुआ डस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशंस। तो ये 1000 हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट आपको मिलेगा, फिर कैटेगरीज मिला। व्हाट इज द कैटेगरी? इट इज अ वर्क इक्विपमेंट एंड हजार्ड इज व्हाट? फॉलिंग व्हीकल एंड और कंपोनेंट्स। तो हमने यहाँ पे ये सेकेंड हजार्ड आइडेंटिफाई किया। फिर आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ थर्ड कैटेगरी। यहाँ पे एक कैटेगरी हमने जो एलिमेंट 11 में कवर किया जाता है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज द कैटेगरी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या हजार्ड हो रहा है वहाँ पे, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, IT related equipments in the workshops and stores areas and general electrical installation for whole site। तो इससे एक हजार्ड है, तो हमने यहाँ पे एक हजार्ड आइडेंटिफाई किया। और फिर हमने क्या हजार्ड आइडेंटिफाई किया, कैटेगरी आइडेंटिफाई क्या किया हमने, हजार्ड सब्सटेंस एक और, फिर भी एक और आया हजार्ड सब्सटेंस। वहाँ पे हमने क्या किया, यूज ऑफ मोटर ऑयल एंड फ्यूल, यहाँ पे एक हजार्ड दिया। और फिर देखिए यहाँ पे फिर हमने कैटेगरी आइडेंटिफाई किया, सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल। उस सेफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स कैटेगरी से क्या हो सकता है, क्या हजार्ड हो सकता है, मूविंग व्हीकल फ्रॉम द पार्किंग बेस टू द वर्कशॉप एरियाज इंक्लूड्स लूजिंग कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स। फिर हम देखें क्या कैटेगरीज है, नॉइज एक कैटेगरीज है, उस कैटेगरी से एक्सेसिव नॉइज फ्रॉम द वर्कशॉप्स एक्टिविटीज, ये हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया। फिर यहाँ पे स्लिप्स एंड ट्रिप्स, स्लिप एंड स्पिलेज ऑफ ऑयल एंड मोटर फ्यूल, ऑब्स्ट्रक्टेड वॉकवेज, ट्रेलिंग कैबल्स एक्सेट्रा। सो ये हमने यहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफाई किया। फिर देखिए हमने क्या कैटेगरीज कवर किया, हमने वर्किंग एट हाइट, वर्किंग एट हाइट से क्या हजार्ड हो सकता है, वर्किंग इन एंड अराउंड द इंस्पेक्शन पिट, वहाँ पे एक हजार्ड है। कैटेगरी आइडेंटिफाई करके उसका हजार्ड देखा हमने, वर्किंग एट हाइट में वर्किंग ऑन द टॉप ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स, वो हमने हजार्ड आइडेंटिफाई किया। फिर है हजार्ड सब्सटेंस के अंदर में इनहेलिंग पेंट मिस्ट कंटेनिंग द आइसोसाइनाइड्स। फिर हमने वाइब्रेशन करके कैटेगरीज के अंदर में हमने आइडेंटिफाई किया हजार्ड, सैंडिंग एंड ग्राइंडिंग एक्टिविटीज। फिर हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट एक्सट्रीमिज ऑफ टेम्परेचर से क्या हजार्ड हो सकता है, वर्किंग ऑन एयर कंडीशनिंग सिस्टम से हजार्ड हो सकते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किया। फिर देखा फायर हजार्ड, फायर कैटेगरीज के अंदर में वर्कशॉप एक्टिविटीज सच एज वेल्डिंग एंड अदर हॉट वर्क, स्मोकिंग, आर्सन, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हैंडलिंग फ्यूल्स एंड अदर फ्लेमेबल सब्सटेंसेज एक्सेट्रा, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के अंदर में लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ द मटेरियल्स अराउंड द वर्क प्लेस इन द साइट ऑफ बाई टावर के। यहाँ पे जब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या देखा, ये द स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमने क्या यहाँ पे रिस्क असेसमेंट बनाया, वी हैव कवर्ड ऑल 7 कैटेगरीज, ईच एलिमेंट्स ऑफ IG2 5 to 11 all categories was been covered, identified number of hazard under the 7 categories was 14। हमने उस 7 कैटेगरीज के अंदर में 14 हजार्ड आइडेंटिफाई किया, दैट मीन्स इट इज अ गुड आइडेंटिफिकेशन विच इज मोर देन 10। सो फैंटास्टिक अप्रोच इज अ वेरी फैंटास्टिक। हमने बहुत ही मेहनत से हमने ये रिस्क असेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर हम लोगों ने। अब जो है लास्ट जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या, उसको समराइज कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या किया, हमने ऑल 7 कैटेगरीज के अंदर में डिफरेंट हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करके हमने टोटल 14 हजार्ड आइडेंटिफिकेशन किया और उसका हमने कंट्रोल मेजर्स डिसाइड किया। अब उस कंट्रोल मेजर्स के अंदर में हमें टॉप 3 एक्शंस जो डिसाइड किया है, उस टॉप 3 एक्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इसलिए पार्ट 3 क्या है, पार्ट 3 इज द प्रायोरिटाइज द 3 एक्शंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन। सो हमने जो रेस्पेक्टिव हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो कंट्रोल मेजर्स लिया है उसके हमें टॉप 3 एक्शन सेलेक्ट करने हैं और 3 एक्शन को हमें जस्टिफाई करना है। आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के ऊपर में पार्ट 3 एरो मार्क है, प्रायोरिटाइज द 3 एक्शंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर। अब जो फाइनल जो है, फाइनल प्रोसेस जो है पार्ट 4 रिव्यू, चेक एंड कम्युनिकेट। तो हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से ध्यान देना है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स एवरीथिंग वी हैव टू सी द येलो शेडेड कलर। सो हमें क्या करना है, ऑल वी हैव टू रिव्यू ऑल दोज व्हाट वी हैव डन इट एंड वी हैव टू चेक रीचेक एंड अगेन वी हैव टू कम्युनिकेट टू द कंसर्न organizations and the concerning managers. Okay, so must ensure that all those words should not exceed more than the given size of the words. Okay, so this is the fourth part. You can see on the arrow mark it is shown is a review, check and communicate. जब ये final जब report आपकी complete हो जाती है by all the means, so the report has to be submitted to learning partner. जैसे if you are studying in our institute, so after the completion of the report, then risk assessment, you have to submit the report to us. The submitted report will be uploaded to the NABOSH site. As you know, in the new syllabus, the IG2, the practical risk assessment
being marked by the NABOSH directly. We don't have any marking authority, so all those things has to be done by the NABOSH, and the result will be appear to you within 45 to 60 days. So यहाँ पे आपको एक precaution ये लेना है when you are making the report, that you must ensure that you are making a very genuine report and very correct report. Otherwise, in case if you are not able to make there could be a chance that you may not able to clear the IG2 practical risk assessment. Now, अब इसको अब पास कब हो सकते हैं और रेफर कब हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए. ये चीज़ आपको बहुत ही सीरियसली इसको दिमाग में बैठाइए कि ये जो टोटल 18 जो है क्राइटेरिया दिए हुए हैं, आप देखिए राइट हैंड साइड में ये हर एक पार्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है, सब पार्ट्स हैं. तो इस क्राइटेरिया को हर एक क्राइटेरिया आपको मीट होने चाहिए. अगर किसी भी वन क्राइटेरिया में आपने जो रिपोर्ट बनाए हैं, अगर उसके अंदर में एक भी क्राइटेरिया अगर मीट आउट नहीं होता है तो आप पास नहीं हो सकते. यहाँ पे देखिए एक सैंपल दिया हुआ है जिसके अंतर्गत में ऑल क्राइटेरिया हैज बीन मेट, एंड नाउ बॉटम में देखिए आउटकम क्या है, पास है. अब इसी तरह देखिए एक और रिपोर्ट है, यहाँ पे एक और मैं रिपोर्ट आपको पेश कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए हर एक्सेप्ट वन क्राइटेरिया जो आप देखेंगे जस्टिफिकेशन के अंदर में जो थर्ड पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव द एक्शंस विल बी कंट्रोलिंग द रिस्क. यहाँ पे वो क्राइटेरिया मेट आउट नहीं हुआ. उसके कारण क्या हुआ, एक नहीं मेट होने से यहाँ पे आउटकम क्या निकला, रेफर हो गया. So finally, we have completed by all the means and ways the risk assessment for NABOSH IG2. You must have liked this video and it's going to be very useful. Or in case if you have any doubts, if you want to clarify for any IG2 practical risk assessment, you may contact us to our given contact numbers. And if you like this video, kindly subscribe this video. You can share to many of your friends.